हेलो दोस्तों, वेलकम टू धर्मा ISPCS यूट्यूब चैनल। दोस्तों 68 मुख्य परीक्षा 12 मई से निर्धारित है और इस दृष्टिकोण से मैं आपके समक्ष पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उसका मॉडल आंसर लाने का प्रयास करूंगा। और इसी कड़ी में आपके समक्ष जो मैं आज पहला मॉडल आंसर लाया हूं वह पॉलिटी से रिलेटेड है और पॉलिटी में भी प्रस्तावना से रिलेटेड यह आपके समक्ष मॉडल आंसर है। दोस्तों इस मॉडल आंसर को आप पूरी तरह से अनुकरण कर सकते हैं, अर्थात यह पूरी तरह एक संपूर्णता में आंसर लिखा गया है। यदि आप इस तरीके से आंसर को लिखेंगे तो आपका नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का पहला मॉडल आंसर। तो प्रश्न देखते हैं और मेरा मानना है कि सबसे पहले आप प्रश्न को समझ लें कि प्रश्न आखिर कहना क्या चाह रहा है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन कौन से संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। अब देखिए प्रश्न क्या चाह रहा है। जब आप प्रश्न की डिमांड को समझ जाएंगे ना तो आप एक अच्छा आंसर लिख लेंगे खुद से। तो देखिए इसमें बताना क्या है। सबसे पहले आप प्रस्तावना को बता देंगे कि प्रस्तावना होता क्या है और इसको बताने के बाद जो इसमें कीवर्ड है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका आप अर्थ बता के व्याख्या कर देंगे और फिर इस कीवर्ड को हमारे संविधान में यथार्थ धरातल पर उतारने के लिए क्या क्या संवैधानिक रूप से उपबंध किए गए हैं उसको बता देंगे और उसके बाद निष्कर्ष लिख देंगे। तो यह आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात यह एक परफेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर शुरू करते हैं। आंसर आप अच्छे से समझिएगा तभी आपको पता चलेगा कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का वह महत्वपूर्ण भाग है जिसमें समस्त संविधान का मूल उद्देश्य अभिव्यक्त होता है। यह प्रस्तावना अत्यंत ही सारगर्भित, संक्षिप्त एवं स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, इसलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। दोस्तों आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि प्रस्तावना आखिर है क्या। तो देखिए दोस्तों, संविधान इतना लंबा चौड़ा लिखा गया है तो उस संविधान को अगर समझना है तो आप प्रस्तावना पढ़ के भी उसके पूरे यथार्थ स्वरूप अर्थात उसके भाव को समझ सकते हैं कि हमारा संविधान किस तरीके का होगा। अर्थात संविधान को पूरी तरह से स्पष्ट अर्थात संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त कर देना ही प्रस्तावना है। अर्थात कम शब्दों में ही बता देना कि हमारा संविधान का स्वरूप क्या होगा, वही प्रस्तावना होता है। फिर आप इतना लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे और फिर लिखेंगे संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था का संपूर्ण दर्शन प्राप्त होता है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत का स्वरूप कैसा होगा। इसे निम्न रूपों में देख सकते हैं। दोस्तों आप जब प्रस्तावना को बताएंगे तो जो आपका कीवर्ड है तो उस आधार पे आप यह लिखने का प्रयास करेंगे कि भारत का आखिर स्वरूप कैसा होगा। तो आपके दिमाग में आएगा कि भारत का स्वरूप कैसा होगा, तो इसे सबसे पहले एक आप डायग्राम में बना दीजिए और उसके बाद फिर इन शब्दों को व्याख्या करिएगा। तो देखिए इसे निम्न रूपों में देख सकते हैं। जैसे भारत का स्वरूप कैसा होगा, प्रभुत्व संपन्न होगा, दूसरा समाजवादी होगा, तीसरा धर्मनिरपेक्ष होगा, चौथा लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। इसके अर्थों को जब हम व्याख्या करेंगे तो वहां देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। बट प्रश्न में हमसे प्रभुत्व संपन्न के बारे में नहीं पूछा है तो इसको नहीं लिखेंगे और हम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य को अर्थ बताते हुए इसका संवैधानिक उपबंध बताने का प्रयास करेंगे। चलिए इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यापक महत्ता है जिसे क्रियान्वित करने के लिए निम्न संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। आप इतना जब लिख लेंगे तो उसके बाद जो प्रश्न का कीवर्ड है उसको आप एक तरह से गोल घेरे में लिख दीजिएगा और उसके बाद फिर इसको डिफाइन कीजिएगा कि आखिर इसका अर्थ क्या है और फिर इसके लिए क्या संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। चलिए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है।
यह यहाँ समाजवाद का तात्पर्य लोकतांत्रिक समाजवाद से है, जिसका अभिप्राय है समानता पर आधारित समाज का निर्माण करना तथा उन्नति का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना है। दोस्तों, समाजवाद का एक छोटे शब्दों में बोलें तो समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो समाज में समानता स्थापित करने वाले सिद्धांत को हम समाजवाद कहते हैं। बट हमारे देश का जो समाजवाद है ना, वह चाइना और रूस की तरह नहीं है। वहाँ का समाजवाद है कि उत्पादन के साधनों पर सरकारी नियंत्रण की बात करता है, बट वहाँ वर्ग संघर्ष की बात करता है। जबकि हम वर्ग संघर्ष की नहीं, हमारे देश में वर्ग सहयोग की बात करता है। इसीलिए देखिएगा कि हमारे यहाँ समाजवाद का जो मतलब होता है वह लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ है, अर्थात लोकतांत्रिक समाजवाद से है। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक समाजवाद मतलब समाजवाद का जो लक्ष्य है, आदर्श है, उसे प्राप्त करने का तरीका हमारा लोकतांत्रिक होगा, अर्थात वर्ग सहयोग होगा, न कि वर्ग संघर्ष। जबकि चाइना और रसिया के अंदर जो समाजवाद का अर्थ है, वहाँ पे समाजवाद के आदर्श को प्राप्त करने के लिए वर्ग संघर्ष को जरूरी बताया गया है। जबकि हमारे देश में समाजवाद का तात्पर्य लोकतांत्रिक समाजवाद से है, अर्थात हम समाजवाद के आदर्शों को लोकतांत्रिक तरीके से वर्ग सहयोग से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अब आगे देखते हैं। इन लक्ष्यों एवं आदर्शों को प्राप्त करने के लिए निम्न संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। अर्थात जब समाजवाद का अर्थ बता दीजिएगा तो उसके बाद क्या क्या इस समाजवाद के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए क्या क्या संवैधानिक उपबंध किए गए हैं, इसे आपको लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके लिए नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो भी समाजवादी से रिलेटेड अनुच्छेद हैं उसको यहाँ दिखाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 38। सबसे पहले अनुच्छेद 38 में राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप की चर्चा की गई है। अर्थात ऐसा राज्य होना चाहिए जो लोक कल्याणकारी, अर्थात सभी लोगों का कल्याण हो, ना कि किसी विशेष वर्ग का, मतलब सभी लोगों के कल्याण की बात करता हो, इसके स्वरूप की बात की गई है। अब दूसरा, अनुच्छेद 39 के द्वारा राज्य स्त्री एवं पुरुष सभी नागरिकों के लिए समान रूप से आजीविका का साधन उपलब्ध कराएगा। मतलब राज्य महिला और पुरुष के अंतर्गत भेद नहीं करेगा, बल्कि समस्त लोगों के लिए आजीविका के लिए साधन उपलब्ध कराएगा, वह भी निष्पक्ष तरीके से, बिना भेदभाव किए हुए। अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 39 का अनुच्छेद 39 क द्वारा राज्य का यह कर्तव्य है कि वह समाज के पिछड़े एवं निम्न वर्गों को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। कहने का तात्पर्य है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह समाज के जितने भी पिछड़े वर्ग हैं, तो यहाँ अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं देखते हुए सभी को न्याय तक पहुँच होनी चाहिए, अर्थात न्याय तक सभी की पहुँच हो। और उसके लिए सरकार यह व्यवस्था करेगी कि जो पिछड़े एवं निम्न वर्ग के लोग हैं उनको निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद फिर आगे अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 के द्वारा काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार का वर्णन किया गया है। इसके माध्यम से यह कहना चाह रहा है कि सरकार का यह दायित्व है कि वह लोगों के लिए नागरिकों के लिए काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का जो अधिकार है उसको लागू करने का प्रयास करे। मतलब प्रत्येक नागरिक को उसे काम मिले, उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, अगर उसे सहायता की ज़रूरत है तो उसे वह भी मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल मनरेगा में लोगों को काम करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 43 के तहत सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, स्वस्थ जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर की बात किया गया है। कहा गया है कि प्रत्येक जो मजदूर है ना, कर्मकार जो कार्य करते हैं, उनका जो मजदूरी होना चाहिए ना, वह निर्वाह योग्य होना चाहिए, जिसके माध्यम से वह अपने जीवन स्तर को अच्छे से संचालित कर सकें। अनुच्छेद 47 में यह वर्णित है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अर्थात राज्य का यह दायित्व है कि पोषण युक्त भोजन नागरिकों को प्राप्त हो, और प्रत्येक नागरिकों का जीवन जो स्तर है ना, उसे ऊंचा उठाने में अपना योगदान दे तथा स्वास्थ्य सुधार करने के लिए
बहुत सारे प्रयास करे गवर्नमेंट। इसी से रिलेटेड आप देखिएगा कि बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट संचालित करती है, जिससे इससे नागरिक जो हैं देश के लाभान्वित हो सकें। यह आपका समाजवाद से रिलेटेड अर्थ और संवैधानिक उपबंध हो गया। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे कीवर्ड धर्मनिरपेक्षता का। दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता नहीं, जबकि पंथ निरपेक्षता होनी चाहिए। बट प्रश्न में धर्मनिरपेक्षता लिखा गया है, तो हम भी इसको धर्मनिरपेक्षता वर्ड लिख कर ही शुरू करेंगे, ना कि हम पंथ निरपेक्ष लिखेंगे। बट रियलिटी में यह पंथ निरपेक्षता ही होना चाहिए था, क्योंकि इसका अंग्रेजी अनुवाद वहाँ दे दिया गया है। बट हम प्रश्न के डिमांड के हिसाब से चलेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा धर्मनिरपेक्षता, अर्थात कोष्ठ में आप पंथ निरपेक्षता लिख सकते हैं, धर्मनिरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा तथा देश में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। राज्य न तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और न ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। कहने का मतलब है ना कि धर्मनिरपेक्षता से आप मोटा मोटी यह संक्षिप्त में यह बता सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। मतलब वह किसी धर्म का ना विरोध करेगी या ना सहयोग करेगी। मतलब राज्य के लिए सभी धर्म बराबर हैं। अब इसको यथार्थ धरातल पर लाने के लिए हमारे संविधान में क्या उपबंध किए हैं, इसे अगले पैराग्राफ में देखने का प्रयास करेंगे। इसे निष्पक्षता से लागू करने के लिए अनुच्छेद 25 से 28 के तहत निम्न संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। पहला पॉइंट, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात की गई है। अर्थात अनुच्छेद 25 कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतःकरण की बात को सुनने के लिए स्वतंत्र है और उसी के हिसाब से किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की उसे पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त है। आप उस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। परंतु संविधान में यह भी कहा गया है कि देश की एकता और अखंडता के लिए युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 26, दूसरा पॉइंट, अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात की गई है। अर्थात प्रत्येक नागरिक इस रूप में वह स्वतंत्र है कि अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन पूरी स्वतंत्रता के साथ कर सकता है। तीसरा पॉइंट, अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता की बात की गई है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि किसी विशेष धर्म के लिए आप गवर्नमेंट या कोई भी ऐसा टैक्स भुगतान के लिए आम लोगों को विवश नहीं कर सकता है जिस पैसे का उपयोग किसी विशेष धर्म को बढ़ाने या प्रचार करने के लिए किया जाए। अर्थात वह देने और नहीं देने के लिए आम नागरिक स्वतंत्र हैं, आप उसको इसके लिए विवश नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 28, अगला पॉइंट, अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता की बात की गई है। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष धार्मिक शिक्षा के लिए या किसी धार्मिक पूजा में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं कर सकते हैं। वह अपने आप में स्वतंत्र है, उसको मन करेगा तो वह उपस्थित होगा, उसको मन करेगा तो उपस्थित नहीं होगा। आप उसको इसके लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, अर्थात वह स्वतंत्र है। अब 25 से 28 आप जब लिख देंगे तो धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड आपका पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं अगले कीवर्ड लोकतांत्रिक गणराज्य की। दोस्तों, हमें यह भी ध्यान रखना होगा आंसर लिखने के लिए कि हमें 400 450 वर्ड में ही लिखना है। तो हम संक्षिप्त में चीज़ों को लिखने का प्रयास करेंगे, तभी जीएस का आंसर कर सकते हैं हम अच्छे से। तो चलिए देखते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य मुख्यतः दो शब्दों लोकतंत्र एवं गणराज्य से मिलकर बना हुआ है, जिसमें लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन तथा गणराज्य का अर्थ है देश का संवैधानिक प्रमुख निर्वाचित होगा। कहने का मतलब है संक्षेप में कि लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब होता है कि वैसी शासन प्रणाली जिसमें शासन का जो शक्ति का जो स्रोत हो वह जनता है और उसका जो प्रमुख होता है वह निर्वाचित हो। इसी को हम लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं। मतलब एक संक्षिप्त में आपका एक तरह से डिफिनेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इस शब्द को सार्थकता प्रदान करने के लिए निम्न संवैधानिक उपबंध किए गए हैं।
फिर पैराग्राफ चेंज करके इसके लिए क्या मतलब इसको यथार्थ रूप देने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं इसको दिखाना होगा। तो चलिए पहला पॉइंट, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत एवं नगर निगम को संवैधानिक स्वरूप प्रदान कर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती देने का कार्य किया गया है। दोस्तों लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। तो जनता की सहभागिता होनी चाहिए, अर्थात शक्ति एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण। मतलब जितना ज़्यादा सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा उतना ही अच्छा लोकतंत्र शासन होगा, अर्थात उतना ही अच्छा लोकतांत्रिक प्रणाली होगी। तो दोस्तों इसीलिए हमारे संविधान में संशोधन करके पंचायती एवं नगर निगम की व्यवस्था किया गया, जिससे आम लोग भी इसके माध्यम से शासन प्रणाली में अपनी सहभागिता दे सकें, जिससे हमारी लोकतंत्र मजबूत हो सके। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 324 से 329 में वर्णित निर्वाचन आयोग ने भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराकर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की गई है। कहने का तात्पर्य है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के माध्यम से यह एक अच्छे लोकतंत्र की व्यवस्था हो सकता है। तो हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराकर निर्वाचन आयोग ने यह साबित किया है कि हमारा लोकतंत्र बहुत ही मजबूत है और इसके माध्यम से लोकतांत्रिक जो प्रणाली है पूरी तरह से मजबूती के रूप में उभर पाई है। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान में संसद एवं राष्ट्रपति की स्थिति स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करती है। दोस्तों संसद और राष्ट्रपति, आप देखिए लोकतंत्र में क्या होता है कि जो सर्वोच्च पद होगा ना उसको चुनाव अर्थात निर्वाचित रूप से उसको मतलब निर्वाचित किया जाएगा और निर्वाचन के माध्यम से उसका एक टाइम फिक्स होगा, उस टाइम के बाद फिर अगेन उसका निर्वाचन होगा, अर्थात यहाँ पे आनुवांशिक कोई भी पोस्ट नहीं होगा। तो संसद और राष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन होता है। तो इसके माध्यम से एक तरह से दर्शाती है कि हमारी जो प्रणाली है ना वो लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में पूरी तरह से प्रदर्शित करती है। और जब इतना लिख लेंगे तो आपका आंसर हो गया, लेकिन इसके बाद आपको एक अच्छा सा निष्कर्ष भी देना होगा, तभी आपका आंसर जो होगा वह परफेक्ट होगा। तो निष्कर्ष के रूप में क्या लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय प्रस्तावना में शामिल समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द भारतीय संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं एवं इच्छाओं को प्रतिबिंबित करता है। कहने का मतलब है कि जो ये वर्ड है ना इसके माध्यम से हमारे जो संविधान निर्माता थे वह दिखाना चाहते थे कि हमारा भारतीय शासन प्रणाली का स्वरूप क्या होगा, अर्थात उनकी दिली ख्वाहिश क्या थी और उनका आकांक्षा क्या था कि हमारी जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का स्वरूप क्या होना चाहिए, वह प्रस्तावना में इन शब्दों के माध्यम से यह दर्शाने का काम किया है। और यही वर्ड यह इसको पूरी तरह से यह प्रतिबिंबित करता है कि हमारा जो देश के शासन का स्वरूप होगा वह ऐसी होगा। और इतना लिखने के बाद जब आप इतना निष्कर्ष लिख देंगे तो आपका आंसर पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा और मेरा मानना है कि पूरी तरह से आपके लिए यह एक परफेक्ट आंसर है। और मैं फिर इससे अगला पार्ट किसी भी क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा। और मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स।